नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और साइकोलॉजी के हमने यहाँ पे 80-81 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे शुरुआत में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं साथियों। ये जो मनोविज्ञान का जो पार्ट है साथियों, वो रीट में लगभग आपके 30 प्रश्नों का यहाँ पे आने वाला है। आप लेवल 1 के विद्यार्थी है, आप लेवल 2 के, दोनों के लिए यहाँ पे ये 30 प्रश्न है, बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों। यहाँ पर ये प्रश्न हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की वीडियो आज बनाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक होती है, वैज्ञानिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है या अशैक्षिक होती है? तो आपको बता साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है ना, वो कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की बात करते हैं, विलियम वुंट मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी जो वुंट एक मनोवैज्ञानिक है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रेरकीय संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय, संरचनावादी संप्रदाय या व्यवहारवादी संप्रदाय? तो यहाँ पर जो विलियम वुंट है वो आपके संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका से ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। साथियों, ये मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। आप इसको क्लास को जरूर देखें, इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन है जरूर मिलेंगे। तो अगला सवाल है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? यानी किसके द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा या फ्रॉइड के द्वारा? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है साथियों, वो विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई है। तो इससे ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। इसी प्रयोगशाला के बारे में क्वेश्चन है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला स्थापना की गई है वो कब और कहाँ पर की गई है? तो यहाँ पर ये जो प्रयोगशाला है वो वुंट ने यहाँ पे स्थापना की है, लेकिन कौन सी जगह पे और कहाँ की गई है तो ये बताना आपको। तो यह साथियों 1879 में आपके जर्मनी के लिप्जिंग जो स्थान है वहाँ पे स्थापित की गई है। इसका से ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। इसमें लिखा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, वॉटसन को या विलियम वुंट को? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक किसमें हुई थी? प्रयोगशाला के अंदर हुई थी। और प्रयोगशाला के जनक कौन है? यहाँ पर विलियम वुंट है। तो से ऑप्शन अब दिया ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों 87 नंबर वाला, कार्यात्मकवादी जो संप्रदाय है उसके जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है, विलियम मैकडूगल को माना जाता है या फ्रॉइड को माना जाता है? तो यहाँ पर कार्यात्मकवादी जो संप्रदाय है उसके जो जनक है साथियों वो विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। आप इसे जरूर याद रखें, विलियम जेम्स इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों, जॉन ब्रोड्स वाटसन, जो वाटसन का नाम हम पढ़ते हैं उसका पूरा नाम है जॉन ब्रोड्स वाटसन, ये मनोवैज्ञानिक है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? व्यवहारवादी, प्रेरकीय, गेस्टाल्ट या संरचनावादी? तो वाटसन का जब भी नाम आ जाए तो ये तो व्यवहारवादी वाले मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये संप्रदाय इनका कौन सा है? व्यवहारवादी संप्रदाय से जुड़ा है। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर किसने प्रयोग किया था? यानी एक अल्बर्ट नाम का जो बालक है उस पर प्रयोग करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है? वुडवर्थ है, कॉल्सनिक है, वॉटसन है या फ्रॉइड है? तो अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर क्या वॉटसन ने प्रयोग किया है? किसने किया है? वॉटसन ने इस पर प्रयोग किया है। अगला सवाल है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कहाँ पर हुआ था? यानी जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है उसका जो प्रतिपादन है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रतिपादन साथियों कहाँ पे? अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो उदय है साथियों वो आपके जर्मनी में हुआ है। से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। आप इस पर बिल्कुल याद रखें। अगला महत्वपूर्ण सवाल इसी से संबंधित है साथियों, 91 नंबर, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित कौन थे? मैक्स वर्दिमन थे, कोहलर थे, कोफका थे या उपरोक्त सभी थे? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है ना साथियों, तीनों थे। यानी मैक्स वर्दिमन थे, कोहलर थे और कोफका थे। ये इसके मुख्य प्रवर्तक है और बाद में कोहलर और कोफका ने इसे क्या कर दिया? आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर ये रहेगा। अगला सवाल है, गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? पूर्णाकार होता है, प्रथमकता होता है, इकाइया होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? तो गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ है साथियों वो आपका पूर्णाकार होता है। इसके अलावा एक और नाम होता है समग्राकृति, ये भी इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है साथियों। तो ये दो नाम याद रखना है, या तो ये याद रखना है आपको या साथियों ये याद रखना है। तो गेस्टाल्ट का जो पूरा अर्थ है वो या तो पूर्णाकार होता है या समग्राकृति होता है। अगला सवाल है साथियों, सिगमंड जो फ्राइड है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी सिगमंड जो फ्राइड है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? गेस्टाल्ट, प्रेरकीय, मनोविश्लेषणवादी या संरचनावादी? तो सिगमंड फ्राइड साथियों जो है वो आपके मनोविश्लेषणवादी थे। कैसे थे? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला है, हर्मिक जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हर्मिक किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक का है, फारसी का है, लैटिन का या हिंदुस्तानी का है? तो हर्मिक यानी ग्रीक भाषा का शब्द है साथियों। अगला सवाल है साथियों, हर्मिक जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? हर्मिक शब्द का क्या अर्थ होता है? पूर्ण होता है, प्रेरक होता है, समग्र होता है या संरचना होता है? तो हर्मिक शब्द का जो पूरा अर्थ होता है वो समग्र होता है। क्या प्रेरक होता है साथियों? कौन सा होगा? प्रेरक आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा।
अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है प्रेरकीय संप्रदाय के जन्मदाता कौन है। प्रेरकीय संप्रदाय के जन्मदाता कौन है। वॉटसन है, मैकडूगल है, विलियम वुंट है या जेम्स है। तो प्रेरकीय का नाम आ जाता है तो ये मैकडूगल है। कौन है? मैकडूगल है। आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल साथियों, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है। पूर्ण से अंश की ओर, प्रेरकीय, गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषणवादी या कार्यात्मवाद। तो पूर्ण से अंश की ओर जो है साथियों वो आपके गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की जो देन है साथियों के पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 98 नंबर का जो सवाल है हमारा, लिखा है दमन के स्थान पर पुरस्कार के द्वारा व्यवहार सुधारने की बात है वो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई है। यानी दमन की जगह आप पुरस्कार के द्वारा क्या करेंगे, व्यवहार सुधारेंगे। तो ये कक्ष में गई व्यवहारवादी संप्रदाय में, प्रेरकीय संप्रदाय में, गेस्टाल्ट संप्रदाय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बात है साथियों ये व्यवहारवादी संप्रदाय में की गई है, यानी ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला साथियों, जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम है, इन गुणों का प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है। ये कथन किसका है साथियों? वुडवर्थ का है, जेम्स ड्रोवर का है, मैकाइवर या पेज का है या पीटरसन का है। तो ये साथियों जो कथन है पूरा ये पीटरसन का है। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, व्यक्तियों में भिन्नता के क्या कारण होते हैं। वंशानुक्रम होते हैं, वातावरण होता है या पोषण होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पर व्यक्तियों में भिन्नता का कारण ये सभी होते हैं साथियों, वंशानुक्रम, वातावरण और पोषण, ये तीनों ही क्या करते हैं, भिन्नता के कारण होते हैं। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोत कौन से हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोत कौन से? वंशानुक्रम सही है, वातावरण ये भी सही है। तो ए और बी दोनों बिल्कुल सही रहेंगे साथियों। ये मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? देखो, ड्रेवर का है, पेज का है, पीटरसन का है या वुडवर्थ का है। तो ये कथन साथियों जेम्स ड्रेवर का है। आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा इसमें। साथियों आप भी पहले से अनुमान लगा के रखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। वंशानुक्रम का नियम है। वंशानुक्रम कौन सा नियम है? समानता का नियम है बिल्कुल, विभिन्नता का नियम है बिल्कुल, प्रत्यागमन का नियम है बिल्कुल, उपरोक्त सभी आंसर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ होता है? जो वंशानुक्रम है उसका अर्थ क्या होता है? तो समाज से संबंधित विकास नहीं, वातावरण से संबंधित विकास नहीं, जन्म से संबंधित विकास बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? माता पिता के विपरीत गुण है, समानता के नियम है, प्रत्यागमन के नियम है, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम है, बीजकोष की निरंतरता के नियम है। यानी माता पिता से विपरीत गुण बालकों में पाए जाते हैं, उसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम में बीजकोष की निरंतर का सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बीजकोष की निरंतर का, तो यहाँ पे स्किनर ने, बीजमैन ने, मेंडल ने या पीटरसन ने। तो यहाँ बीज से नाम याद रखना साथियों, बीजमैन। आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला साथियों, वातावरण के अंतर्गत आता है। वातावरण में कौन कौन आते हैं? जल आते हैं बिल्कुल सही है, वायु भी आती है, प्रकाश उपरोक्त सभी रहेगा इसमें, ये तीनों ही वातावरण में आते हैं। अगला है साथियों 108 नंबर सवाल है हमारा, वातावरण वे बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वे बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? ये रोज का है, मेंडल का है, पीटरसन का है, लेमार का है। तो ये रोज का कथन है साथियों। किसका कथन है? रोज का। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है 109 नंबर है, चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है। चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है। आर्थिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या विद्यालयी वातावरण। तो यहाँ पर चरित्र को निश्चित करने वाला वातावरण आर्थिक वातावरण नहीं रहेगा, बाकी ये तीनों वातावरण बिल्कुल रहेंगे। यानी ये तीनों वातावरण रहेंगे, बाकी आर्थिक वातावरण है ये चरित्र को निश्चित करने वाला नहीं रहेगा। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? किसमें लब्धि होती है? बुद्धि लब्धि में क्या होती है? वृद्धि होती है। मेंडल ने, कूले ने, स्टीफेंस ने या क्लार्क ने? तो ये उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, स्टीफेन ने कहा है। से ऑप्शन से बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, वंशानुक्रम के सिद्धांत है। वंशानुक्रम के कौन से सिद्धांत? मेंडल का सिद्धांत बिल्कुल सही है, जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत ये भी सही है, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है साथियों, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का जो निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये किसने कहा है? कौन से सिद्धांत में कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल के सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। जो जनन द्रव्य नाम से याद करना सर, जनन द्रव्य का सिद्धांत, यानी बे ऑप्शन है सही रहेगा। अगला सवाल है, जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? बीजमैन है, लेमार्क है, मेंडल है या जिराफ है? तो जनन द्रव्य सिद्धांत के जो है उसके प्रतिपादक कौन है? तो आपको याद रख साथियों, बीजमैन है। कौन है? बीजमैन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
114 नंबर सवाल है, किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का संचरण या हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है? यानी माता पिता के जीवन काल में जो भी उपार्जित गुण है उसका संचरण अपने बच्चों में नहीं होता है। ये किसका सिद्धांत है साथियों? तो ये देखो, गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के असंचरण का, यानी उपार्जित गुणों का क्या हो रहा है, असंचरण का सिद्धांत। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, वंशानुक्रम के नियम है। वंशानुक्रम के कौन से नियम रहेंगे? तो वंशानुक्रम के कौन से नियम रहेंगे साथियों? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यगमन का नियम, उपरोक्त सभी, ये सारे नियम क्या रहेंगे? वंशानुक्रम के नियम है साथियों। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल सामान्य होकर उनसे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी सामान्य होकर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये किस में कहा गया साथियों? तो यहाँ पर आपको सबको पता है साथियों, भिन्नता का नियम, ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का जो विकास है वो किसका परिणाम है? व्यक्ति का जो विकास है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, या उपरोक्त सभी। यानी ये किसका नियम है? तो आपको सबसे बता जाती हूँ बे ऑप्शन, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये आपका हमेशा ध्यान रखना है, गुणनफल वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, मानव व्यवहार की विशेषता होती है। मानव व्यवहार की क्या विशेषता होती है? वंशानुक्रम का फल, वातावरण का फल, या वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल, या वंशानुक्रम या वातावरण का गुणनफल। कौन सा रहेगा? आपको पहले मैंने बताया साथियों, गुणनफल वाला याद रखना है। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होगा? गुणनफल। इसका दे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल साथियों, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक कौन है? रक्त है, फीएक है, मस्तिष्क है, या नलिका विहीन ग्रंथियां है? तो वंशानुक्रम का जो मुख्य वाहक होता है साथियों, ये आपके पीएक होता है। कौन सा होगा? फीएक होगा साथियों, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये वापस परिभाषा आगे साथियों, इसमें लिखा है कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक अनुवांशिक और वातावरणीय कारकों पर क्या करती है, उसके प्रतिफल होती है। ठीक है, तो ये विचार किसने दिया है? स्किनर ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, मेंडल ने कहा है, या विर्क और हंट ने कहा है? तो ये विचार किसका है? तो आप सभी को पता साथियों, ये आपके विर्क और हंट का है। किसका है? विर्क और हंट का है, इन्होंने ये परिभाषा दी है। एक और परिभाषा साथियों इसमें लिखा है, बालक की मूल शक्तियों का जो कारण है ना, उसका वंशानुक्रम होता है। मूल शक्तियों का कारण क्या होता है? उसका वंशानुक्रम होता है। किसने कहा है? गोडार्ड ने कहा है, डग्गल ने कहा है, थांडाइक ने कहा है, या स्किनर ने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों रहेगा, ये से ऑप्शन रहेगा, थांडाइक ने कहा है। किसने कहा है? थांडाइक ने कहा है। अगला साथियों, यहाँ पर कुछ मनोविज्ञानियों का शिक्षा में योगदान है, इसको हम देखते हैं कि क्या क्या योगदान है। इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की है? रूसो ने की है, किलपेट्रिक ने की है, गाल्टन ने की है, या जंट ने की है? तो यहाँ पर इमाइल की रचना ना रूसो ने की है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे है, थार्नडाइक है, विलियम जेम्स है, या गाल्टन है? तो विकास का नाम आ जाए तो आपको जीन पियाजे बिल्कुल सही करना चाहती हूँ। अगला है साथियों, बाल चिंतन की भाषा, ये ग्रंथ है वो तो किसने प्रकाशित किया है? जीन पियाजे ने, स्टेनर हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, या रूसो ने? तो बाल चिंतन की परिभाषा ये जीन पियाजे ने ही किया साथियों। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है, इन्होंने ही यहाँ पे प्रतिपादित किया है। अगला है, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका यानी पेडोगोजिकल सिमेनरी, ठीक है, ये किसने आरंभ किया? आर्मस्ट्रांग ने, विलियम जेम्स ने, स्टेनर हॉल ने, या हल ने? तो ये किसकी है? आपको पता साथियों, ये स्टेनर हॉल ने कहा है। किसने कहा है? इसने तूफानी अवस्था की काल भी कहा था, बाल्यावस्था को। अगला है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये तो आप सबको पता है साथियों, एडवर्ड बांडुरा ने दिया है। बांडुरा याद रखना आपको, सामाजिक का नाम जब भी आ जाए तो बांडुरा आपको याद रखना है। अगला साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया नामक ये पुस्तक है, किसने प्रकाशित की? शिक्षा की प्रक्रिया ये किसने की है? तो ये आपके ब्रूनर ने की है, याद रखना, ब्रूनर ने यहाँ पे की है। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कीमा शब्द है ना, ये कब किसने दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जरूर देखना, स्कीमा शब्द किसने दिया? तो ये पियाजे ने दिया, जीन पियाजे ने दिया है स्कीमा शब्द, जो विकासात्मक सिद्धांत जिन्होंने दिया है। अगला है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इसके रचयिता कौन है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता साथियों गिलफोर्ड है। कौन है? गिलफोर्ड है, याद रखना आपको, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, ये किस में कराया जाता है? शिक्षण को छोटे छोटे पाठ्यक्रम में बांटा जाता है, तो ये आपके विनेटिका में कहा जाता है। विनेटिका प्रणाली में पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है। और आज का और अंतिम सवाल है साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन जो विधि है वो किसने प्रतिपादित की? तो किंडरगार्टन किसने दी साथियों? फ्रोबेल ने दी। इस किंडरगार्टन विधि में क्या होता है साथियों? किंडर का अर्थ जो होता है साथियों वो होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा, ठीक है। और इसमें क्या होता है साथियों, जैसे स्कूल के अंदर अध्यापक होता है, जैसे स्कूल में क्या होता है साथियों, अध्यापक होता है, उसलिए बाग में क्या होता है साथियों, माली होता है, ठीक है। और जैसे स्कूल होती है साथियों, उसी प्रकार से क्या होता है, बाग होता है, ठीक है। और अब
यहाँ पर स्कूल में क्या होता है साथियों, बच्चा होता है, तो उसी प्रकार से बाग में क्या होता है साथियों, पौधा होता है। तो इसमें एक प्रयोग दिया है, एक माली होता है जो यानी बाग में क्या करता है, पौधों को पानी देता है। उसी प्रकार से अध्यापक क्या करता है, स्कूल के अंदर बच्चों को क्या करता है, शिक्षा देता है। ये वाली बात इसमें कही है साथियों। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, इसमें लिखा है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा नंबर 1, प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ये नियम कौन सा है? तो यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है, संतोष का नियम है या आंशिक क्रिया का नियम है? तो यहाँ पर अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। तो आपका इसमें दे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, सीखने का सूझ का जो सिद्धांत है वो किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की, पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की या अंग्रेजों की? तो सीखने का जो सूझ का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों की है, यानी आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है, सूझ के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? यानी जो सूझ का सिद्धांत है इसके प्रणेता कौन है? तो यहाँ पे इसके जो प्रणेता है आपके कोहलर और वर्धमान दोनों है। यहाँ पर से ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त करते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, ये कैसा विभेद है? भावागत है, रुचि संबंधी भेद है, सीखने का भेद है या मूल प्रवृत्ति का भेद है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपके सीखने का भेद। क्या रहेगा साथियों? सीखने का भेद। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कोई पुस्तकीय ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेता है तो कोई व्यवहारिक ज्ञान जल्दी प्राप्त करता है। तो ये विभेद है सीखने का भेद। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की सीखने का जो है वो ढंग होता है। अगला सवाल है 37 नंबर, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहरान करते हैं, वे अपने आपने इन गुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी या उपयुक्त सभी। अगर आप माता पिता है और अपनी संतान को अगर बुद्ध, मूर्ख से शब्दों से अगर आप उससे कह रहे हैं तो वो तीनों ही ऑप्शन को बिल्कुल करेगा साथियों। दोहरान भी कर सकता है, अवगुणों को भी ढूंढेगा या अपनी उसकी आदत भी ये पढ़ सकती है। तो आपका इसमें दे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 138 नंबर, सीखने का सूझ का जो सिद्धांत है वो किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर? तो सूझ का जो सिद्धांत है कोहलर ने और कॉफका ने दिया है साथियों, यानी वर्दिमर ने। तो ये चिंपांजी यानी सुल्तान नामक चिंपांजी बर्तन पे इन्होंने ये प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रतियोगिता का नियम? तो यहाँ पर जो अधिगम का जो मुख्य नियम है, 3 मुख्य नियम है, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और एक आपका नियम और है। जो 3 नियम तो मुख्य है और 5 नियम आपके क्या है, गौण है। तो ये जो मुख्य नियम है किसने दिए साथियों? ये थॉर्नडाइक ने दिए है। तो यहाँ पर जो मुख्य नियम है आपका तत्परता का नियम रहेगा। अगला है यहाँ पे तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है और अभ्यास का नियम। 3 मुख्य नियम यहाँ पे हैं, बाकी 5 जो नियम है वो यहाँ पर गौण रखे गए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है साथ, इसमें लिखा है सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता कौन सी नहीं है? यानी सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखना है, देखो ये सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विधियों को समग्र करने पर बल देता है। देखो समग्र का नाम जब भी आ जाए तो ये सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली है, इस सिद्धांत के अनुसार अंत्यदृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थितियों का क्या हो, ज्ञान हो। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी अंत्यदृष्टि का नाम आ गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो गए। तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा है, ये सिद्धांत समय आने पर सीखने पर अधिक बल देता है। नहीं, समय आने पर नहीं देता है, ठीक है, समझ के आधार पर सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र, विज्ञान के अन्य विषयों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ये आपका गलत रहेगा, बाकी 2-3 ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेंगे। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है साथियों, सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सीखने के लिए जो विषय का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए या कठिन से सरल होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सीखने का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, हमेशा ही सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ये अधिगम के सवाल है साथियों। अधिगम जो टॉपिक है आपके मनोविज्ञान में उसके रिलेटेड सारे सवाल है। अगला है, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण? यानी सीखने को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है कक्षा के अंदर? तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक कारण है ना,
ये क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा है साथियों, अगला सवाल है साथियों 143 नंबर है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष रूप से आधार देकर एक महान योगदान इन्होंने दिया है। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, ये कब दिया है, तो ये साथियों 1938 में दिया है। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है यहाँ पर प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है एक प्रकार का, तीन प्रकार का, दो प्रकार का या चार प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, तो साथियों ये हमेशा ही तीन प्रकार का होता है। प्रशिक्षण तीन प्रकार का होता है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीन प्रकार के स्थानांतरण यहाँ पर रहते हैं। अगला है साथियों, स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है, अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना या उपयुक्त सभी। स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन शायद रहेगा स्थायी सीखना, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने किया है, किस सन में किया है, ठीक है, 1903 में, 1905 में, 1904 में, 1906 में। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो आपके 1904 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा साथियों, पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला सवाल है, निम्न में से अधिगम की विधि कौन सी है, करके सीखना, देखकर सीखना, पूर्णता या ये सभी। तो यहाँ पर जो अधिगम की जो विधि होती है वो हमेशा ही करके सीखने की होती है, आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने का जो मुख्य नियम है वो कौन सा नहीं है, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। पहला है परिणाम का नियम, बिल्कुल सही है। अभ्यास का नियम बिल्कुल सही है। तत्परता का नियम, ये सही है। तो 3 नियम दिए। सादृश्यता का नियम है, ये इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, ये वाला मुख्य नियम नहीं रहेगा। 3 मुख्य नियम होते हैं, 5 गौण नियम होते हैं। अगला सवाल है, गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे, जर्मनी के थे, चीन के थे, फ्रांस के थे या रूस के थे। तो जो गेस्टाल्टवादी जो मनोविज्ञानी थे वो जर्मनी के थे, तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम बिल्कुल सही है, अभ्यास का नियम बिल्कुल सही है, अब प्रभाव का नियम ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी, ये तीनों ही जो नियम है वो इनके क्या है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कहलाते हैं। बाकी जो 5 नियम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इनके गौण होते हैं, ठीक है, आगे इसके नाम भी आएंगे साथियों। अगला सवाल है, सुल्तान चिंपाजी का जो परीक्षण है, सुल्तान चिंपाजी का परीक्षण है किस मनोवैज्ञानिक ने किया था और उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो है लेकिन थॉर्नडाइक ने ये नहीं दिया है। पुनर्विलिंग का सिद्धांत है लेकिन थॉर्नडाइक ने दिया है। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ना वो कोहलर ने दिया है। तो ये से वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। सुल्तान नामक जो चिंपाजी का परीक्षण है वो कोहलर ने किया है और उस सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला सवाल है 152 नंबर सवाल है साथियों, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, अवलोकन विधि का नहीं, प्रयत्न और त्रुटि विधि का नहीं, वाद विवाद विधि का। आप कक्षा में अधिगम करा रहे हैं तो आप वाद विवाद विधि का यूज करते हैं, उपयुक्त सभी तो नहीं। यहाँ पर वाद विवाद यानी से ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, ये सारे अधिगम के सवाल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे रीट परीक्षा में। 153 नंबर सवाल है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। जो कोहलर के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत ये तो नहीं है, ये तो पुनर्बलन का स्किनर ने दिया है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये भी नहीं है, ये तो किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये किसका है, कोहलर ने दिया है, तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये भी आपके थॉर्नडाइक ने दिया है, तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा, ये कोहलर ने दिया है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है सीखना एक क्या है, परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है या ये सभी है। सीखना क्या है, सीखना एक, देखो ये परिवर्तन भी होता है, विकास भी होता है, अनुकूलन भी होता है और ये सभी, तो आपका दे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, लिखा है सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या सभी पर। तो सीखने की जो गति निर्भर करती है वो इन तीनों चीजों पे साथियों, रुचि भी होनी चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए और सीखने की प्रेरणा भी होनी चाहिए। तो इसमें दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये आपके जो अधिगम के सवाल है साथियों, लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दंड क्या है, सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सुझावात्मक प्रेरणा या सामाजिक प्रेरणा। तो दंड तो हमेशा ही क्या है साथियों, एक नकारात्मक होती है, दंड है। पुरस्कार एक सकारात्मक हो सकती है, बाकी जो दंड है वो आपका क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा साथियों। अगला है, थॉर्नडाइक ने गौण नियम प्रतिपादित किए, तो कितने हैं वो, 4 है, 3 है, 5 है या 8 है। तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम दिए हैं और 5 है जो आपके गौण नियम दिए, तो आपका से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला है साथियों, इसमें लिखा है उपयोग और अनुपयोग के किसके निर्भर अंक कौन से हैं। ठीक है, उपयोग और अनुपयोग पर निर्भर वाले अंक कौन से हैं, अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये उपयोग और अनुपयोग के निपर अंक कौन कौन से हैं, तो ये आपका अभ्यास का नियम होता है साथियों। तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका। अगला है साथियों,
तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे से, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण। तो तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों शीघ्र। क्या है? शीघ्र। बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है 160 नंबर सवाल है, पुनर्बलन का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो आप सभी को पता है, हल ने दिया है, फ्रॉइड ने दिया है, पावलोव ने दिया है या कोहलर ने दिया है? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो आपके हल ने दिया है, तो ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर देखो ये दोबारा से आ गया है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया है उसका क्या नाम था? सुल्तान, बादशाह, शेरशाह या राजा? तो यहाँ पर जो चिंपांजी बंदर था उसका नाम क्या था साथियों? सुल्तान था। तो ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित था। अगला साथियों सवाल है, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त जो गौण नियम है थॉर्नडाइक के, वो कौन कौन से हैं? गौण नियम आपको दिखाने हैं, प्रयत्न और भूल का, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो जो गौण नियम के अंदर आ रहा है ये केवल एक आ रहा है सारा, बर्तु बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये आपके गौण नियम आ रहा है। बाकी देखो प्रयास और भूल तो ये तो थॉर्नडाइक का है, अभ्यास और प्रभाव का जो नियम है ये आपके मुख्य नियम है। बाकी बहुप्रतिक्रिया का जो नियम है ये 5 नियमों का एक अंग है साथियों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सादृश्यीकरण का सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वो आपके प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रयास और त्रुटि, प्रयास और भूल के सिद्धांत के या संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है सर 164 नंबर सवाल है। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के या रूस के? तो थॉर्नडाइक है ना ये आपके अमेरिका के मनोविज्ञान थे, तो इसमें बे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, इसमें लिखा है एक बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से या पाठ्यक्रम से? एक बालक को सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा है वो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से दी जा सकती है, बे ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें या पाठ्य सहगामी? तो यहाँ पर अधिगम का जो मुख्य चालक है वो आपके अभिप्रेरणा कहलाती है, यानी मोटिवेशन कहलाती है, तो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में साहचर्य, उत्तेजक का अनुक्रिया में? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में साहचर्य, ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला है साथियों, यहाँ पर लिखा है एक बालक एक बार जलने के बाद इंगिटी से क्या रहता है? दूर रहता है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये प्रयास और त्रुटि, क्रिया अनुबंध, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से? तो यहाँ पर एक बार जलने के बाद अंगिटी से दूर रहता है, ये तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत से रहेगा, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? दंड और आरोप, पुरस्कार और प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा? तो अधिगम की जो सफलता का जो मुख्य आधार होता है ये आपको पता है, से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये सारे अधिगम के सवाल है साथियों, आप वीडियो को जरूर देखिए। सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में, व्यवहार रूप में, वांछनीय रूप में या अवांछनीय रूप में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा व्यवहार रूप में ही आप सीख सकते हैं, बाकी नहीं सीख पाएंगे। अगला है यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया है, वो कहाँ के थे? तो जो पावलोव है वो आपके रूसी थे साथियों, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, यहाँ पे लिखा है श्रृंखला अधिगम का क्या अर्थ है? यानी श्रृंखला अधिगम का इसमें से कौन सा सही जवाब रहेगा? एक के क्रम में श्रृंखला, ठीक है, सुनना और पहल करना, तर्क या कल्पना के आधार पर विस्तार करना या आश्रित प्रतिक्रियाएं? तो श्रृंखला जो अधिगम है वो आपका से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, तर्क और कल्पना के आधार पर विस्तार से सीखना बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? तो समग्र रूप में, मशीन के रूप में, परिवर्तन के रूप में या व्यवहार के रूप में? तो गेस्टाल्ट का बिल्कुल सही रहेगा समग्र रूप में। गेस्टाल्ट का दूसरा जो नाम है साथियों वो पूर्णाकार भी होता है। क्या होता है साथियों? पूर्णाकार, ये गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है साथियों, इसमें लिखा है जब पूर्ण प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है वो क्या होता है? जब पूर्ण प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण या उपयुक्त में से सभी? तो कौन सा रहेगा? तो आपका बे ऑप्शन बिल्कुल साथ रहेगा, धनात्मक, यानी एक अनुभव दूसरे में काम आ रहा है तो उसको धनात्मक स्थानांतरण यहाँ पे कहा जाएगा। अगला सवाल है खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि? इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा यहाँ पे से ऑप्शन, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। तो यहाँ पे खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, से ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों 176 नंबर सवाल है, हम जो नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, ये संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से या परिणाम के नियम से? तो इसका सही जवाब रहेगा बिल्कुल आत्मीकरण का नियम। जो हम काम करते हैं
उसे आत्मसात करते हैं, तो आत्मसात से आत्मीकरण का नियम, ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है सीखने का जो सिद्धांत है वो आधारित है जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल या कोई नहीं। सीखने का जो सिद्धांत है वो आधारित किस पर है? तो सीखने का जो सिद्धांत है आप सभी को पता है, प्रयत्न और भूल पे डिपेंडेड है। आप करते हैं बार प्रयास तो कभी भूलते भी है और कभी होता भी है। अगला है, सीखने में रुकावट आने का क्या कारण है? पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेन है, सीखने में रुकावट आने का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपकी कार्य की जटिलता होती है। क्या होती है? कार्य की जटिलता। इसकी वजह से ही क्या होती है? सीखने में रुकावट आती है। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया है? तो यहाँ पे चूल्हे नहीं साथियों, यहाँ पे ये है चूहे। चूहे, बिल्ली, कबूतर या कुत्ता। तो यहाँ पर स्किनर ने जो प्रयोग किया साथियों चूहे पे किया है, तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसमें प्रयोग किस पर किया है? चूहे पे, कुत्ते पे, बिल्ली पे, बंदर पे। तो पावलाव ने कुत्ते पे किया है साथियों। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया है और चिंपांजी जो अंतर्दृष्टि का है उसने यहाँ पर बंदर पे किया है। अधिगम का स्थानांतरण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, दोनों में है या किसी में भी नहीं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थानांतरण होता है वो हमेशा ही समान परिस्थितियों में होगा। अगर परिस्थितियां समान है तो अधिगम का स्थानांतरण सबसे ज्यादा होगा। अगला है, ये एक परिभाषा है साथियों, बालक अभ्यास और तत्परता से सीखता है। ये कथन किसका है? क्रॉनकरो का, थॉर्नडाइक का, टेक्सलर का या इन सभी का? तो यहाँ पर ये थॉर्नडाइक का कथन है कि बालक है वो अभ्यास और तत्परता से क्या करता है? सीखता है, क्योंकि इन्होंने 3 मुख्य नियम भी इसी नाम से यहाँ पर दिए हैं। अगला सवाल है साथियों, 183 नंबर सवाल है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं? तो सीखी गई क्रियाओं का अन्य समान परिस्थितियों में अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है साथियों। ठीक है, लर्निंग ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, अगला साथियों यहाँ पे एक बिल्कुल लाइन है, इसमें लिखा है, यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों से उनकी अंग्रेजी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है, तो वे इस स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही से प्रयोग, वो प्रयोग करना जानता है या नहीं, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो पुस्तक से चित्र खींच सकता है यानी प्रयोग कर सकता है अपने ज्ञान का या नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहता है, तो ये निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का मापन करना चाह रहा है? अवबोध, ज्ञान, प्रयोग या विश्लेषण? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है अवबोध, यानी उसका अटेंशन यानी अवबोध उसको कितना है ये देखना चाह रहा है शिक्षक। अगला सवाल है, यहाँ पर ये भी मोस्ट सवाल है, अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षिक उद्देश्य के मापन का प्रयास कर रहा है? एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए वो कह रहा है, तो इसमें यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या विश्लेषण। तो ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ये देखो यहाँ पे ये साथ है, अगला सवाल है, 187 नंबर है, किसी विचारों, कार्यों, समाधानों, पदार्थों, वस्तुओं के बारे में निर्णय प्रक्रिया आदि शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न भाग को प्राप्त करने कहलाती है? क्या करना चाह रहा है? विश्लेषण, प्रयोग, संश्लेषण या मूल्यांकन किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही रहेगा, संश्लेषण आपका ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है वो क्या कहा जाता है? संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या मौखिक साहचर्य अधिगम? तो किसी के दूर से पुकारने पर अगर उसके पास हम जल्दी से पहुंच जाते हैं तो मौखिक साहचर्य अधिगम कहलाता है। तो मौखिक साहचर्य यानी मौखिक बोल रहा है उसको सुनकर हम क्या करें, उनकी तरफ क्या कर रहे हैं साथियों, दौड़ रहे हैं। अगला सवाल 189 व्यक्ति के द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वे सीखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, सादृश्यात्मक सीखना या करके सीखना? तो हम किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमेशा ये प्रत्यक्षात्मक होता है साथियों, ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 190 नंबर सवाल है, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन के प्रवर्तक कौन है? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत साथियों स्किनर ने दिया है, तो बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 191 नंबर सवाल है, सीखने की आयु मानी जाती है, सीखने की जो आयु है वो आपकी 1 से लेकर 5 वर्ष तक होती है सबसे ज्यादा, यानी प्राइमरी स्टेज पर आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर 182 है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद में 12 वर्षों से क्या करता है, दुगुना सीख लेता है। तो ये कथन किसका है? गेसल का है, स्ट्रेंग का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है? तो ये जो कथन है साथियों ये थॉर्नडाइक का है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से क्या करता है, दुगुना सीख लेता है। तो ये थॉर्नडाइक की परिभाषा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। यहाँ पर ये मनोविज्ञान के लगभग 60 प्रश्नों की ये क्लास थी साथियों। यहाँ पर इन 60 प्रश्नों में से आप जब रीट परीक्षा देंगे तो लगभग 4 से 5 सवाल है साथियों इसी अधिगम के टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर अधिगम के सारे सिद्धांत है,
थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, कॉलर का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। ये सभी सिद्धांत से संबंधित आपके 60% हैं, वो आपके यहाँ पे इस वीडियो में दिए गए हैं। लगभग 4 या 5 सवाल है आपको जरूर इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं, सारे पर्सन है साथियों अधिगम टॉपिक से थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।